हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा फ्रिक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी बड़ा लेंदी टॉपिक था, लेंदी यूनिट था। तो उसके किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 5th, विच इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये यूनिट इतना बड़ा नहीं, बट फिर भी 3 से 4 वीडियोस तो लगेंगे ही इसको कंप्लीट होने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? वर्क की। सुनने में कितना इजी लगता है ना वर्क, काम, कि हमने कोई भी काम करा, हम चल रहे, फिर रहे, कुछ भी कर रहे तो काम, हम लोग सोच भी रहे तो भी काम कर रहे। लेकिन जो एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं ना, और जो फिज़िक्स में वर्क है ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सोचना हमारे लिए एक काम है, लेकिन फिज़िक्स के लिए एक काम नहीं है। तो ये जो इसका इन डेप्थ मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग क्या है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि फिजिक्स में जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होता है? तो वो होता है वर्क इज व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कि हमारे पास एक फोर्स भी है, वो लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पे वर्क डन हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स। ये चीज़ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। जो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो किसी एंगल पे है तो हमें उसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लेके लेना पड़ेगा, लेकिन हमको लेना वही पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। कैसे? तो इस फॉर्मूले से, इस डेफिनेशन से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो W बनता है F.D। ये जो D है ना, ये डॉट है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बता रहा है। जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली वी कैन से वर्क डन, दिस इज वर्क डन इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। अगर हम लोग इस फॉर्मूले का ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा? FD cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का ओपन करते तो FD cos थीटा आता है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W FD cos थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? चलो देखो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देती हूँ DS। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो मुझे चाहिए कि फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हमको अगर इसका कंपोनेंट लेना है ना, तो हम इनके बीच का एंगल देखो कितना हो रहा है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में जाना है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मुड़ना पड़ेगा, फिर मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कितना एंगल का टर्न लेना पड़ेगा? 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W इक्वल्स टू F कॉस, और थीटा की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग कॉस थीटा ही लेते हैं ना, तो हो जाएगा F कॉस 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल हमने लिया, ये हमारा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स हमने कहीं यहाँ लगा दिया है, और इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। और अब हमें, अगर हम लोग सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, F.DS हो गया वर्क डन, नहीं, हमें फोर्स चाहिए, लेकिन किसकी डायरेक्शन में चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चाहिए। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर इधर DS लगा रखा, इधर फोर्स लगा रखा है, तो भी हमें ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी किसकी? फोर्स की डायरेक्शन में होना, चाहे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, अगर ये DS और ये F है तो हमें इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो हम लोग इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट निकाल देंगे। और थीटा की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या होता है? F कॉस थीटा होता है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, अब हो जाएगा F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय DS, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? FDS कॉस थीटा। सेम ही चीज़ है जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। तो ये जो कॉस थीटा है ना, वो यही शो करता है या तो डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, दोनों का जिस डायरेक्शन में फोर्स या डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में इसका ऑपोजिट, यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। इसलिए कॉस थीटा वाली टर्म यहाँ पे आती है। तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन कि हम लोग कैसे वर्क डन को डिफाइन करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं ना,
ये किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। हमने ली है कोई भी एक रॉड और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाए, चलो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है। ये मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, ये मैंने पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब अगर ये यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमें ये पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कितना डिस्प्लेसमेंट हो। ये पॉइंट यहाँ पे है, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो काउंट होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। सबसे पहली, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको कंपोनेंट लेके करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग कॉस थीटा वाली टर्म लेते हैं। दूसरी चीज़, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसका होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पे हमने फोर्स को लगाया है ना, जिस पॉइंट पे लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है कि वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिया है ना, हमने क्या फॉर्मूला लिया है? हमने फॉर्मूला लिया है W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ये तो कब है? जब हमारा फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब हमको एक फिक्स वैल्यू दे रखी है, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, जितना भी दे रखा है। लेकिन अगर हमारा F जो फोर्स है ना वो वेरिएबल हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, हम लोग एक लेते हैं ग्राफ, ये हमने ले लिया ग्राफ कुछ ऐसा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स की डायरेक्शन में तो मैं चलो सिर्फ डी एक्स एक्स लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखो, मैं ले लेती हूँ कि ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलेंगे डी एक्स, और इस डी एक्स के डिस्प्लेसमेंट में हमने जो वर्क डन किया है ना वो कितना किया है? डी डब्ल्यू ले सकते हैं, ये तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। अब मुझे पूरा लेना है, पूरा मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया x1, ये हमारा पॉइंट हो गया x2। अब मुझे बताना है कि मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x1 से x2 डिस्प्लेस होने में वो कितना लगेगा। तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है। अब हमें पूरा निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे x1 से x2, तो ये हो जाएगा w इक्वल्स टू x1 टू x2 एफ डी एक्स। इस टाइप से कर दे सकते हैं। अगर हमें क्या दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, और x की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेरिएबल है, उस केस में वही केस हम लोग f के साथ भी ले सकता है। तो उसके केस में हमको लिमिट अलग लेनी पड़ेगी, और ये जो dx है ये वेरिएबल नहीं होगा, दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते, एक वेरिएबल होगा चल जाएगा। चलो ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर कांस्टेंट है तब हमको लिखाना है सिंपल f डॉट डी, और एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर। डी आर में इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज हमें नहीं पता डायरेक्शन x है, y है, z है, क्या है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 से x2 f डी एक्स प्लस y1 से y2 f डी वाई प्लस z1 से z3 f डी z। हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास तीनों कंपोनेंट है x, y, z, तो हम लोग हमारी डेफिनेशन कुछ इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ये तो हो गया, अभी तक मैंने आपको बताया था जब एक वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल हो तब नहीं, जब एक वेरिएबल हो। अब हमने ऐसा केस ले लिया जहाँ पे फोर्स भी वेरिएबल है और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी तीनों टर्म्स में x, y, z तीनों टर्म में वेरिएबल नहीं है, लेकिन x, y, z तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा जो f होगा ना फोर्स, वो क्या होगा, वो होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप होगा। तीनों डायरेक्शन में, तीनों कोऑर्डिनेट में इसका एफ एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा। उसी टाइप से जो आर है ना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी तीनों डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। अब हमें निकालना है कि अब हमारा वर्क डन बताओ आप कितना होगा, या फिर इसको डी आर लिया है ना तो डी एक्स लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है ना एफ डॉट डी आर, तो अब क्या होगा, अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ये हो जाएगा एफ आई डॉट आई। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में बता चुकी हूँ, डॉट प्रोडक्ट में कैसा करना है तो अभी मैं डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप डॉट प्रोडक्ट वाला देख लेना वीडियो, उसमें पता पड़ेगा कैसे करना है। तो आई डॉट आई 1 होता है तो सिर्फ आई डॉट आई लेना होगा, तो ये हो जाएगा
एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड होगा। और ये तीनों इंटीग्रेशन मैंने अलग क्यों लिखा है, बिकॉज तीनों की लिमिट अलग होगी, इसमें x की लिमिट्स लगेगी, इसमें y की लिमिट्स लगेगी और इसमें z की लिमिट्स लगेगी, इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये हमें काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग एक बात करते हैं, हमने बोल दिया कि वर्क ये होता है, वर्क का जो यूनिट होती है ना वो उसकी यूनिट होती है जूल, या तो जूल ले लो या न्यूटन मीटर ले लो। न्यूटन मीटर इसलिए ले लो बिकॉज W इक्वल्स टू एफ डी बोला है ना, एफ की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, डी डिस्प्लेसमेंट है इसकी मीटर होती है, तो या तो न्यूटन मीटर ले लो या फिर जूल ले लो। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1L2T⁻², ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ये यूनिट हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। चलो ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब मैंने बताया था कि जो नॉर्मल वर्क डन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल डेज में बोलते हैं वर्क डन है, वो काफ़ी बार फिजिक्स में वर्क डन नहीं होता है। द रीज़न इज हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं मैकेनिकल वर्क की, इसलिए सोचना, हम लोग बोलते हैं ना सोच रहे, वो वर्क डन क्यों नहीं है, बिकॉज ये मैकेनिकल वर्क नहीं, इसमें हमने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, हाथ पैर नहीं हिलाया, कुछ मूवमेंट नहीं करा है। तो जो मैकेनिकल वर्क होगा ना वही सिर्फ वर्क डन होगा। इसका हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ, एक आदमी है, उसके सर पे उसने कुछ लोड लिया है, ले लेते हैं मास, और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है F, तो बताओ इस पर वर्क डन क्या होगा। ठीक है, इसने कितना वर्क करा, इस पर नहीं, ये कितना वर्क डन कर रहा है, किसकी वजह से, कहाँ पे, कैसे, वो मुझे नहीं पता। सिंपल आप मुझे बताओ कि इस पर वर्क डन क्या होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर मैं फिजिक्स में ये पूछना चाहती हूँ ना वर्क डन क्या है, या तो मैं पूछूँ टोटल वर्क डन बताओ, या फिर मुझे इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा। कैसे इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इस फ्रेम की बात करूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे। ये देखो, ये mg लग रहा है, ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये मैंने F एक्सटर्नल मान लिया, फोर्स लगा दिया, और इसमें पीछे की डायरेक्शन पे भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनकी वजह से वर्क डन भी अलग अलग होगा। और इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ए डायरेक्शन, मतलब ए एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो अब मैं पूछूँ ना कि मुझे वर्क डन निकाला, तो मुझे पूछना पड़ेगा फाइंड वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, find work done due to the normal reaction force, find work done due to the friction force and find work done due to this external force। ये मेरा क्वेश्चन सही होगा। या फिर मैं पूछूंगी find work done due to the all the forces acting on a system, जिस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, सबके लिए मुझे वर्क डन निकाल के दिखाओ। तो हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लिए F एक्सटर्नल की वजह से लिख देती हूँ W एक्सटर्नल, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं पता, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लेती हूँ। तो ये वर्क डन हो रहा है इसके ऊपर, और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी है ना। देखो इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री, और एफ डी कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब मैं निकालूँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एफ आर, तो यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा थीटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज हम लोग जाना इस डायरेक्शन में चाहते हैं, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वर्क डन नेगेटिव है, मतलब ये पीछे खींचने की ट्राई कर रहा है ना। हम लोग ऐसे चल रहे हैं और हम पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो हमें पीछे की साइड खींच रहा है, वो हमारे एफर्ट्स को कम कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अब मैं बात करूँ मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से फोर्स लगाना है, तो आप देखो इसकी वजह से फोर्स 0 का, द रीज़न इज ये लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अब मुझे mg की वजह से निकालना है, तो भी 0 ही होगा। द रीज़न इज अगेन ये डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसके लिए वर्क डन पूछा है। अगर ओवरऑल पूछा है तो आपको सारे निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा, और अगर अलग से पूछा है कि सिर्फ इसके लिए इसकी वजह से क्या वर्क डन हो रहा है वो निकालो, तो आप निकाल सकते हो। आपको देखना है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
अब इसी के अंदर ना एक क्वेश्चन आता है जो मैंने भी कहीं देखा है, उसमें ये है कि अगर एक इंसान, कोई भी लड़का चल रहा है, ठीक है, इट इज़ वॉकिंग मोशन है इसका, चल रहा है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना होगा। सबसे पहले तो जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा था ना, तभी हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि अगर वो रेस्ट पे और एकदम से चलना स्टार्ट करता है ना, तो उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, बिकॉज इसके ऊपर और कोई फोर्स काम नहीं करा, हमने सारे फोर्स नेग्लिजिबल कर दिए, ठीक है। नीचे mg लगेगा कोई मतलब नहीं, ऊपर l लगेगा कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये किसकी वजह से चल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चल पा रहा है। वो इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में होगा तो भी सपोर्ट करेगा ना, वरना हमारा पिछले वाला केस देखो बैक डायरेक्शन में लग रहा था तो वो नेगेटिव था, बिकॉज वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो अपोज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे चल रहा है, तो इसका मतलब इस पर सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे वर्क डन होगा 0, वर्क डन इज 0। द रीज़न इज, देखो जब हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं कैसे बताऊँ, 2 मार्कर लेती हूँ, 1 सेकेंड, ये हमारी लेग्स है दोनों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पैर ज़मीन पे रहता है और दूसरे पैर को ऊपर उठाते हैं, फिर उसको ज़मीन पे रखते हैं, ये ज़मीन पे रख लिया, फिर ये पैर क्या करता है, आगे आता है, फिर पीछे वाला ज़मीन पे, ये उठा के आगे लाएगा, तो इसका मतलब ये ज़मीन पे कोई वर्क डन नहीं करा, दूसरा हवा में तो क्या ही वर्क डन करेगा, ये वापस ज़मीन पे आ जाएगा और ये अपना पैर हवा में ले लेगा, तो ये भी वर्क डन नहीं करेगा। बेसिकली किसी पैर का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वो उसी के उसी जगह है, और दूसरी बात जब वो हवा में तो वैसे ही वर्क डन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं पर्टिकुलर ये वाला केस लूँ ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा, बिकॉज वो पैर ऊपर ले रहा है और नीचे ले रहा है, बस उसी जगह पे ऊपर कर रहा है, उसी जगह पे नीचे कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जब हवा में तो हम लोगों को कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि हमने बोला ना W इक्वल्स टू वॉट, F.D, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ डी ग्राफ। अगर हमारे पास F और D के बीच में ग्राफ है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे, ठीक है, और हमें वर्क डन निकालना है, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से ये पता है ना कि अगर इंटीग्रेशन का टर्म है ना, तो वो एरिया का शो करता है किसी ग्राफ का, तो हमें वर्क डन निकालना है ना, तो इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से कुछ आपके पास सिंपल फॉर्मूला और डेफिनेशन हो गए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और भी अच्छे क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है, तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, एक मास m है, इस पे ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, हमने मान लिया कि किसी से बंधा हुआ है या फिर कहीं दूर किसी रस्सी से टंगा हुआ है, तो वहाँ पे टेंशन लग रहा है। ये हमारा फ्लोर है और ये फ्लोर से d डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ इसका एक्सीलरेशन है और उसकी वैल्यू में हमें गिवन है g/4। तो अब वर्क डन निकालो, वर्क डन किस वजह से, वर्क डन बाय टेंशन, ये टेंशन लग रही है, इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg। हम लोग हमारा जो पुली वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन है, तो mg ज़्यादा हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma होगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू m है, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, g/4, तो t हमारे पास क्या आ गया, mg माइनस mg/4 विच इज 3mg/4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई टेंशन की। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमारा फोर्स कौन सा है, टेंशन, हमने बोला ना टेंशन की वजह से ही वर्क डन निकालना है, तो जाएगा T.D cos थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, टेंशन तो ऊपर साइड में लग रहा है और इसमें एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है ना, एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री नहीं हुआ, ये ऐसे हो गया ना, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, बीच का एंगल क्या, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू टी की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, 3mg
4, डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया d और कॉस 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू, और कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस का 3mgd/4, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। इस टाइप से आप कर सकते हो। और इसकी जगह अगर मैंने ये पूछा होता ना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा ना वो आएगा W इक्वल्स टू प्लस का 3mgd/4। द रीज़न इज कि mg भी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल जो हो जाएगा ना थीटा, वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री है तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन का चेंज आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। अब इसके अलावा हम लोग और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है इधर, वर्क से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है अ पर्सन पुशेज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ही अप्लाइज 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। 15 मीटर के डिस्टेंस तक वो कितना फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन का। देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। मतलब पहले 15 मीटर के डिस्टेंस तक वो कितना फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन लगा रहा है। उसके बाद में वो टायर हो जाता है, वो थक जाता है, तो उसके बाद में वो क्या करता है, उसका जो फोर्स है ना अप्लाई, अपन थक जाते तो फोर्स की वैल्यू भी कम लगाते ना, उतना फोर्स नहीं लगा पाते, तो वो लीनियरली फोर्स की वैल्यू कम होते होते 100 न्यूटन जाती है, और इस ओवरऑल पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 30 मीटर। तो वर्क डन निकालो। जैसे ही हमको क्वेश्चन में दिखे ना अगर कुछ लीनियरली कम हो रहा है ऐसा कुछ, तो आपको सिंपल सा देखना है कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में हमको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी होती है, और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज का नहीं लीनियर दे रखा है, तो हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ पर्सन पुशेज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ही अप्लाइज, सबसे पहले वो स्टार्ट करता है 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना, और कब तक अप्लाई करता है, ये हम लोग ले लिया 15 मीटर, 15 मीटर तक वो कंटिन्यूसली इतना ही लगाता है। उसके बाद में उसका फोर्स लीनियरली कम हो रहा है और कितना हो जाता है 100 न्यूटन। तो ये मैं मान लेती हूँ, कितना है मान क्या रही हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 200 से 100 हो जाता है, और फिर वापस जर्नी खत्म, और ये वापस ओवरऑल कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, सब क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पीछे वाला भी क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। अब हमें वर्क डन निकालना है, सिंपल सा है, हमें पता है वर्क डन इज द एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ, तो हमें ये निकालना है। तो अब आप कैसे निकालोगे, आप एक इसका निकाल सकते हो, चलो हम लोग ये लाइन हटा देते हैं ताकि हमको ईजी हो देखने में। हमको ये एरिया निकालना है ना, तो ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको हम लोग सीधा करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 ग्राफ्स आए, अगर इन तीनों का मैं एरिया निकाल दूंगी, सम कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, ये क्या है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ है 200 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी है 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। दूसरे का निकाले तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 200 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 750, ये जूल ले लो आप, वर्क डन निकाले ना जूल। और उसी टाइप से हम लोग अगर थर्ड का निकाले तो कितना आएगा, इसका ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया कितना आएगा, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये है 15, हम लोग शेप से नहीं कह सकते स्क्वायर है नहीं, हमको सिंपली वैल्यूज लेनी है, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू विच इज 100, तो ये कितना हो रहा है 1500। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन टोटल, तो हम लोग तीनों का सम कर देते तो आ जाएगा 3000 प्लस 1500 प्लस 750, तो देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4500, और ये आ जाएगा 5250 जूल। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसमें देखो सिंपल सा है, अगर आपको जब भी लीनियरली या फिर ऐसा दिखे पैराबोलिकली, पैराबोलिक तो वैसे नहीं आएगा, ऐसा लीनियरली कुछ ऐसा दिखे ना कि जहाँ पे हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, जब लीनियर हो रहा है तो मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वैल्यू थोड़ी पता है कि कितना होगा, तो उस केस में हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। वो मैं करवाना भूल गई, तो अभी मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ऐसा था कि हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है फोर्स गिवन है विच इज़ -x i कैप प्लस y j कैप, 2 पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट A ले लेते हैं, पॉइंट B ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 0 1, इसका कोऑर्डिनेट है 1 0,
और अब हमें वर्क डन निकालना, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से लेके बी तक तो वर्क डन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जब भी एक्स वाई की टर्म में वो रखा होता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा। अब आपको क्या करना है, W इक्वल्स टू ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, हम लोग अलग से ले लेते हैं। अब देखो आपको कैसे करना है, W इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स और प्लस एफ वाई की वैल्यू y है तो ये हो जाएगा y डी वाई। अब लिमिट्स लगानी है, तो x की लिमिट कहाँ से आ रही है, ये ऑरिजिन है तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, x की था यही है ना, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और इसकी भी हो जाएगी 0 से 1, लिमिट लग गई। अब देखो कैसे करना है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा लो 0 से 1 और ये प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा लो 0 से 1, इसका आ जाएगा 0 प्लस 1/2 और इसका भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1 मिस 1 जूल इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, एडवांस में आ रखा है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कि इसको कैसे देख लो, इतना इजी कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा है FDX, उसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट ईजी है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन भी ईजी होगा, थोड़ा सा उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन में लगाना पड़ता है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमको f की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एक अल्फा कांस्टेंट दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, और क्वेश्चन में एक पाथ बता रखा है a से b, b से c, c से d, d से e, e से f और f से a। ये टोटल पाथ को कवर करने के अंदर टोटल वर्क डन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, f गिवन है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है ना एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, यही होता है फॉर्मूला। तो अब देखो W इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है अल्फा एंड वाई डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है 2 अल्फा एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला और x और y की लिमिट्स लगेगी। तो अब हमें अलग अलग पाथ के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं पाथ A टू B, A से B जाते हैं। अब यहाँ पे देखो A से B जा रहे हैं, y डायरेक्शन में जा रहे हैं, y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे dy 0 होगा। क्या y डायरेक्शन में एक फिक्स वैल्यू इतना ही जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको ये चेक करना पड़ेगा। y डायरेक्शन में dy 0 है, y की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। y तो ऐसे चेंज होता है ना, लेकिन ये ऐसे चेंज नहीं हो रहा है, एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स है कितनी, 1 है और dy कितना हो जाएगा 0। उस फॉर्मूला में पुट करो तो W इक्वल्स टू पीछे वाली ये वाली और यहाँ पे कर पड़ोगे ये डी वाई, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई, बिकॉज डी वाई की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा वाई कितना है 1 और डी एक्स, तो अल्फा डी एक्स सिर्फ इतना सा आएगा। और डी एक्स कितना वेरी हो रहा है, एक्स वेरी हो रहा है 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 1 तो ये आ जाएगा डी एक्स का क्या होता है अल्फा x हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 1 यानी 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई अल्फा, ठीक है, ये हो गया W1। अब हम लोग W2 लेते हैं, किसके लिए, पाथ लेते हैं B से C, तो यहाँ पे W2 कितना आ जाएगा, देखो B से C जब हम लोग जा रहे हैं ना तो यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है, x चेंज नहीं हो रहा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पे y वेरिएबल है, कहाँ पे x वेरिएबल है। यहाँ पे देखो y ऐसे चेंज हो रहा है लेकिन ऐसे चेंज नहीं हो रहा ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन लिखो dx इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू फिक्स है कितनी 1.0, तो इसलिए हमारा W2 कितना हो जाएगा, dx 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, पीछे वाली टर्म लिखो 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 है तो पीछे कितना बचेगा dy, तो ये बचेगा 2x और dy की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है यहाँ से लेके यहाँ, यानी 1 से लेके 0.5 तक, तो इसको आप लिखो 1 से 0.5, ऐसे ही होगा ना, 1 से स्टार्ट किया और 0.5 तक आया, नीचे की डायरेक्शन में आया, तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, 2 अल्फा बार आ जाएगा और ये y हो जाएगा, y की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है 1 से लेके 0.5 तक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0.5 या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस अल्फा, 0.5 माइनस 1 0 माइनस का 0.5 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब देखो तीसरा पाथ हम लोग लेते हैं C से D,
अब C से D में देखो x वेरी हो रहा है लेकिन y की वैल्यू फिक्स है 0.5, y वेरी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy इज 0 और x की वैल्यू y की वैल्यू फिक्स्ड है कितनी है 0.5, तो dy 0, पीछे वाली 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अल्फा y की वैल्यू कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाय dx, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू अल्फा और ब्रैकेट में dx, और dx कितना चेंज हो रहा है 1 से 0.5, 1 से 0.5, 1 से 0.5, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, तो ये आएगा 0.5 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 ही आएगी, तो ये हो जाएगा 0.25 अल्फा होगा। अभी हम लोग फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस कौन सा है हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं डी से ई, कितना जा रहे हैं डी से ई, डी से ई जा रहे हैं, तो डी से ई में आप देखो क्या हो रहा है, डी से ई में y चेंज हो रहा है लेकिन dx 0 है, dx इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू फिक्स है कितना 0.5, तो यहाँ पे देखो dx 0 हो गया, तो ये चेंज ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचा w इक्वल्स टू 2 अल्फा बार ले लो, x की वैल्यू 0.5 फिक्स है dy, और y कितना चेंज हो रहा है, अपन डी की बात करें ना, y चेंज हो रहा है 0.5 से 0, 0.5 से 0, तो w इक्वल्स टू अल्फा और ये हो जाएगा 0 माइनस 0.5 विच इज़ अगेन माइनस का 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 अल्फा आ गया। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ, डी से ई आ गए, अब हम लोग जाते हैं ई से 0, ई से 0 नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है एफ, ई से एफ, ई से एफ में देखो x चेंज हो रहा है, y की वैल्यू फिक्स है, कितनी वैल्यू है 0 वैल्यू y की, तो y इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो डी वाई इक्वल्स टू, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, हाँ y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डी वाई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है चलो डी वाई इक्वल्स टू 0, जैसे ही डी वाई इक्वल्स टू 0 आ गया, पीछे वाली वैल्यू क्या हो गई 0, हम लोग सही जा रहे हैं ना। यहाँ पे क्या था, हमने जब यहाँ की बात करी तो यहाँ पे y वेरिएबल है, हाँ तो y वेरिएबल हो गया, ठीक है चलो, और अभी हम लोग यहाँ पे बात करें इस साइड में, तो यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है, dx हमारे पास है, dy की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 1 सेकेंड, यहाँ पे dx 0 है, यहाँ पे dy 0 है, तो सेम कैसे आ रहा है फॉर्मूला, dy इक्वल्स टू 0, ओके ओके ओके, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वर्क डन बचेगा अल्फा y dx, चलो ठीक है, और y की वैल्यू क्या 0 है, तो ये तो फिर पूरा ही 0 हो जाएगा। अभी हम लोग सिक्स्थ केस लेते हैं, हमारा फाइनल f से लेके a तक, f टू a, तो ये कितना हो जाएगा f से लेके a तक, f से लेके a तक जाओ आप, यहाँ पे y चेंज हो रहा है और x की वैल्यू फिक्स है 0, x इक्वल्स टू 0 है, dx इक्वल्स टू भी क्या है 0 है, dx 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई, w हमारे पास बचेगा 2 अल्फा, x की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सारे के सारे पाथ के लिए हमने वैल्यूज़ निकाल दी। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस एक एक सिंगल पाथ को लेना, क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है। चलो ठीक है, ये सब आगे। अब मैं ये डायग्राम हटा देती हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इन सबका सम करना है। सबसे पहले ये हो जाएगा अल्फ़ा, फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, फिर क्या होगा, इधर एक गड़बड़ होगी, ये हो जाएगा माइनस का 0.5 माइनस 1 होगा ना, तो माइनस का 0.5 अल्फा होगा, माइनस का 0.25 अल्फा, और ये माइनस का 0.5 अल्फा, और पीछे दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। इसको आप सम करोगे ना तो ये कितना आएगा, माइनस का 0.75 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमने हटा दी। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, अल्फा की वैल्यू गिवन थी -1 गिवन थी, तो अगर हम लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो W इक्वल्स टू आ जाएगा 0.75 या 3/4 जूल। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है, ये यहाँ पे हमने एक चेन हैंग कर रखी है और हमने माना है कि
L/3 पार्ट नीचे और 2L/3, टोटल L है ना, तो देखो L/3 नीचे और 2L/3 ऊपर है। अब हमें ये निकालना है कि इस L/3 वाले चैन को पूरा ऊपर टेबल पे लेना, हमको उसको पूरा टेबल पे खिसकाना है। तो उसको इसका वर्क डन कितना होगा, और वर्क डन किसके लिए निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाना है। तो चलो ठीक है, इसको तो हमें मूव करना ही नहीं है, तो इस पर तो वर्क डन की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ निकालना है कि इसके ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है। ठीक है, बिकॉज देखो हमें इस पार्ट को भी ऊपर खिसकाना, पूरा टेबल पे लेना, ये तो ऑलरेडी इधर ही है ना, तो इस पर तो वर्क डन नहीं करना, जो भी वर्क डन होगा वो सिर्फ इस पर होगा। तो इस पर हम लोग अगर निकाल दे कि इसका mg कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब भी हमने चैन की बात करी थी ना, तो हमने बोला था कि जब हमने रॉड वाली बात भी करी थी कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन था, तो आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके चलते थे। उसी टाइप से जब हम लोग मास की बात करेंगे ना कि चेन का mg निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो सेंटर ऑफ मास से निकलेगा। अभी हमने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ मास इसका मिडल में लेते हैं। ये पूरी लेंथ है, इसका मिडल में सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे मास कितना होगा, लेट्स से अगर इस पूरी चैन का मास m है, पूरी चैन का मास m है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 2m/3 और इसका मास होगा m/3 होगा। सम कर लो आप, 2m/3 प्लस m/3 ये होता है m के बराबर। हमने जो लेंथ का रेशियो है ना, वैसे ही मास का रेशियो लिया, वैसा होता भी है, लेंथ ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो मास कम होगा। तो अगर ये L/3 इसका लेंथ है, तो इसका मास क्या होगा m/3, तो इस पर कितना होगा m/3 मल्टीप्लाई बाई g, g कितना होगा, g तो g होगा, ठीक है, m/3g। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है किसकी वजह से, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो mgh होगा ना। यहाँ पे हमको कोई फोर्स नहीं दे रखा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, हमको पता है जो वर्क डन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होता है mgh, तो मुझे पता है mgh होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, m मुझे पता है कितना है मेरे पास m/3, g अब h, अब ये जो h लेनी है ना, वो कौन सी h लेनी है, ये सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ से इसकी हाइट लेनी है, ये वाली, इतना आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऊपर से ले रहे हैं ना खिसकाते हुए, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। और ये कितना होगा, ये इसका हाफ होगा ना लेंथ का, तो अगर इसकी लेंथ, टोटल लेंथ L/3 है और सेंटर में सेंटर ऑफ मास है, तो ये लेंथ क्या होगी, L/3 डिवाइड बाई 2 यानी L/6 होगी, तो मल्टीप्लाई बाय L/6, तो ये W कितना आ जाएगा हमारा mgl/18, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। देखो ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब इसके अंदर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, ट्रिक बता रही हूँ मैं, दिस इज अ ट्रिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि L/n पार्ट नीचे की साइड हैंग कर रहा है, तो आपको इस पूरे पार्ट को ऊपर लेने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल लगाना W = mgl/2n², कितना होगा mgl/2²। अब यहाँ पे चाहे कितना भी पूछा हो, अगर L/3 हमारा केस लेते तो ये क्या हो जाएगा mgl/2 और 3 का स्क्वायर यानी 9, तो mgl/18 आंसर आ रहा है। अगर L/5 पूछा है तो यहाँ पे n की जगह 5 लिखना है, तो चाहे कितना ही रेशियो पूछा है, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है, चैन वाले क्वेश्चन के लिए वर्क डन कितना होता है mgl/2n², जहाँ पे L/n नीचे पार्ट है, बाकी का पार्ट ऊपर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स हो गए, काफ़ी हो गए आई थिंक, तो इसके अलावा आप और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, और न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले वाले चैप्टर में करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग अगले वाले चैप्टर में करेंगे, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए थैंक यू।